নমস্কার, আমি প্রসূন আচার্য। আপনারা দেখছেন প্রসূন আচার্য জার্নালিস্ট চ্যানেলের নতুন এপিসোড। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ সহ 12টি রাজ্যে এসআইআর হচ্ছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কেরালা, যেখানে এখনো পর্যন্ত সিপিএম ক্ষমতায় রয়েছেন। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন সিপিএম করেন এবং সেই রাজ্যের অন্যতম নেতা এমএবিপি, তিনি এখন সিপিআইএম এর জেনারেল সেক্রেটারি। প্রকাশ কারাত কেরালার লোক। পলিট ব্যুরো সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং স্টেটমেন্ট দিয়েছে যে এসআইআর যে প্রসেস হচ্ছে সেটাকে হল্ট করা উচিত, কারণ কেরালাতেও এসআইআর নিয়ে প্রবল আপত্তি উঠেছে, বিএলও মারা গেছেন। এই নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। তার আগে অন্যতম একটা কথা বলে নি, যে আপনারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছেন তারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক এবং শেয়ার করবেন। আমাদের মধ্যে আজ উপস্থিত আছেন গিলভেস্টার অ্যাসেরি। গিলভেস্টার আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। গিলভেস্টার চাকরি করেছেন ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে, চাকরি করেছেন এনডিটিভিতে, চাকরি করেছেন অন্য কাগজে, এখন डेक्कन क्रॉनिकल आছেন। गिलवेस्टर, बहुत बहुत बधाई हो। और पहला मेरा ये छोटा यूट्यूब चैनल में तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए। हम लोग हिंदी इंग्लिश, हिंदी ज्यादा प्रेफरेबल है तो बंगाली लोग का थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा और जी इसमें जी बातचीत करते रहेंगे। अभी जी तुरंत जो खबर मिला है, जो एसआईआर को हल्ट करने के लिए जो पॉलिट ब्यूरो का नोटिस जारी किया था और स्टेटमेंट दिया था, और सीपीएम का लोग भी कहा, दूसरे लोग भी कहा कि एसआईआर का थोड़ा दिन बढ़ाया जाए। अभी 7 दिन एक्सटेंडेड किया है। इट विल बी नॉट ऑन 6 तारीख नहीं होगा, वो 15 तारीख होगा, और फिर ऐसे ही जनवरी महीने में, और वो 15 जनवरी तक चला गया। अभी एसआईआर का लेके भी केरल का सीपीआईएम पार्टी भी उसका नाराजगी जताया था। क्या हुआ, क्या मामला क्या है, थोड़ा बताइए। और ये जो बंगाल सीपीएम का लाइन है, बंगाल सीपीएम कभी इस तरीके से हॉल्ट करने के लिए नहीं बोला। उसका एक ही कारण है, वो लोग मानते हैं ममता बनर्जी ज्यादा बोगस वोटर, डेड वोटर का नाम रखे हैं, इसीलिए एसआईआर जो होगा वो ठीक ढंग से करना चाहिए और एसआईआर होना चाहिए। और फिर जो ऑल इंडिया पार्टी सीपीआईएम का पॉलिट ब्यूरो, और वो बोला है हॉल्ट एसआईआर प्रोसेस, क्योंकि डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है, वोटर को चेंज कर रहा है, वोटर लिस्ट को चेंज कर रहा है, और कुछ गरीब मुसलमान और दलित आदिवासी लोगों का नाम निकालने जा रहा है। तो दिस इज ए मैल प्रैक्टिस, सो द प्रोसेस विल बी स्टॉप। व्हाट इज योर व्यू? आपका व्यू क्या है? जी प्रसूंदा, आपने बिल्कुल सही कहा। केरला के अंदर जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, जो कि सीपीएम के नेतृत्व वाला मोर्चा है, उसका इस मुद्दे पर बहुत साफ एक अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि शुरू से ही, जब से ये एसआईआर का मामला शुरू हुआ था, जब ये तय हुआ था कि एसआईआर होगा, उस दिन से केरला के अंदर वामपंथी पार्टियां, खासतौर पर सीपीएम ने इसका खुलकर विरोध किया। और आपको पता होगा कि केरला के अंदर केरला विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिस प्रस्ताव का समर्थन यहाँ की विपक्ष की कांग्रेस वाले यूडीएफ मोर्चे ने भी किया था। तो यानी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था कि ये एसआईआर गलत है। और इस मुद्दे पे एक तो शॉर्ट टर्म एक जो अंडरस्टैंडिंग है या एक स्टैंड है सीपीएम का, वो ये है कि अभी फिलहाल इसको थोड़ा स्लो डाउन किया जाए, क्योंकि केरला के अंदर पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं 9 तारीख और दिसंबर 11 तारीख को। तो इसके चलते ये एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है यहाँ के एम्प्लॉयज के ऊपर डालेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी बीएलओज हैं वो ज्यादातर जो है प्राइमरी स्कूल टीचर या छोटी छोटी नौकरियां करने वाले सरकारी लोग हैं, या जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं। तो उनका ये कहना था कि इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, और उनकी बात सही भी निकली थी कुछ हद तक, क्योंकि एक बीएलओ ने तो यहाँ पर आत्महत्या की थी कन्नूर जिला में। तो पहले तो ये कहा गया था कि इसको आप इस समय मत कीजिए, और यहाँ पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिसमें सारे जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है उसने हिस्सा लिया था, और उसमें सर्वसम्मति से केवल भाजपा ने जो है उसका समर्थन किया था एसआईआर का, बाकी सारी पार्टियों ने उसका विरोध किया था। तो एक तो ये है कि मुद्दा की शॉर्ट टर्म कि क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा लॉन्ग टर्म जो विरोध किया जा रहा है, वो तो मुख्यमंत्री ने खुद चिट्ठी लिखकर भी केंद्र के, और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें भी जो प्रस्ताव केरला की विधानसभा में रखा था,
उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इसके पीछे मंशा जो है वो बहुत गलत है और ये कोशिश की जा रही है कि एसआईआर के जरिए जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, उनको चुन चुन कर जो है वोटर्स लिस्ट से निकालने की साजिश रची जा रही है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनावों को जो है वो उसको हाईजैक किया जा सके। तो ये बड़े साफ शब्दों में यहाँ के मुख्यमंत्री ने और सीपीएम के जो राज्य सचिव हैं कॉमरेड एम.वी. गोविंदन, जो कि पॉलिट ब्यूरो के भी सदस्य हैं, उनकी भी हमेशा बीच बीच में प्रस्तावना आती रही है इसी के चलते। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये की जा रही है कि जो 2002 और 2003 की वोटर्स लिस्ट को बेस बनाया जा रहा है, तो यहाँ की सीपीएम का और मुख्यमंत्री का ये मानना है कि वो एक क्लैंडस्टाइन या एक जो है गलत तरीके से जो है वोटर्स लिस्ट को टैंपर करने की कोशिश की जा रही है और उसमें ये बात भी की जा रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें पूरा इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन केरला में हुआ था। तो जब 2024 का इलेक्टोरल रोल्स सामने है तो क्यों इतना पीछे ये लोग ले जा रहे हैं 2002 और 2003 के लिए? तो उसमें अच्छा कोई धांधली जो है साफ नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, जो जी। माइनॉरिटी का नाम निकलना और डिलीट करने का एक फैसला सब लोग बोल रहा है और सही भी है। जैसा बिहार में एसआईआर जो हुआ है उसमें बहुत सारे माइनॉरिटी का नाम काट गया है। सबसे ज्यादा सीमांचल में हुआ है जहां मुसलमान आबादी ज्यादा है और जो गढ़ था आरजेडी का, कांग्रेस का, चुनाव का परिणाम जब आया तो देखा है वो गढ़ हाथ से निकल गया और भाजपा जेडीयू ज्यादा सीट जीत चुका है। केरल में तो 50% से ज्यादा माइनॉरिटी है, तो इधर क्या ये अपनाएगा और इसका क्या आपको क्या मंशा क्या लग रहा है, आपका डिजाइन क्या है, क्या लग रहा है? देखिए प्रसूनदा, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर केरला के ऊपर भी है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी कुछ महीने पहले गृह मंत्री अमित शाह केरला में आए थे एक फंक्शन के सिलसिले में। तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि हम जो है ये आने वाले जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं उसमें उन्होंने एक टारगेट दिया है यहाँ की भाजपा को और एनडीए को कि आप किसी तरह से 25% वोट जो है इस बार हासिल करें, क्योंकि अरे आपको पता बाप है रे, कि क्योंकि 25%? लोकसभा चुनाव में एनडीए जो बीजेपी एनडीए ने जो है करीब 19.24% बाप रे। 19.24% वोट जो है हासिल किया था लोकसभा चुनाव में और एक सीट भी वो लोग त्रिशूर में जीते थे, जो कि पहली सीट केरला के चरित्र में, हिस्ट्री में उन्होंने जीती थी। तो ये एक टारगेट जो है यहाँ की भारतीय जनता पार्टी को अमित शाह ने दिया है और ये मुख्यमंत्री भी बार बार ये कहते हैं केरला के यहाँ पर कि ये जो टारगेट है इसके पीछे कुछ मंशा जरूर है, क्योंकि इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि इसको 25% वोट हम हासिल करना चाहते हैं केरला के अंदर। तो जैसे आप पूछ रहे थे कि ये माइनॉरिटीज की बात या जो बाकी दलित पिछड़ों की बात आती है कि नहीं आती है, देखिए आपने ठीक कहा कि माइनॉरिटीज की काफी बड़ी जनसंख्या है केरला के अंदर। करीब 28-29% तो मुस्लिम आबादी है केरला में और करीब 19.5% क्रिश्चियन आबादी है। तो ये कुल मिला के 50 के आसपास आते हैं दोनों। तो इतनी बड़ी माइनॉरिटीज की संख्या है और साथ में जो ये एक टारगेट दिया गया है इसके चलते यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां खासतौर पर सीपीएम के अंदर जो है एक एक शंका पैदा हो गई है कि ये इतना बड़ा टारगेट, और साथ में एक बात और भी कही गई थी कि ये जो 25% अगर आप हासिल कर गए लोकल बॉडी इलेक्शन में, तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है मई में 2026 में, अगले साल, उसमें इसको हम 25 से 30 या 31 तक ले जाएंगे। तो आपको पता है प्रसूनदा, आपने केरला कवर किया है, आप कई बार आ चुके हैं चुनावों में भी और वैसे भी आपको पता है कि अगर केरला के अंदर कोई भी राजनीतिक जो फॉर्मेशन है या पार्टी है या मोर्चा है, वो अगर 30% से ऊपर अगर वोट ले जाता है तो वो बिल्कुल इवन एक उसमें आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस, सीपीएम और अगर त्रिकोणीय एक मुकाबला होता है तो आपको पता है कि कितनी सीटें उसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। तो इन सारी बातों को लेकर जो भी मुख्यमंत्री ने भी ये दर्शाया है कि इसके पीछे हो सकता है कोई ऐसी बड़ी रणनीति वो तैयार कर रहे हैं कि केरला के अंदर किस तरह से सेंध मारी जाए। और अभी भी केरला के अंदर जो ये बिहार का चुनाव हुआ उसके जो नतीजे आए हैं, यहाँ के लोग भी काफी चौकन्ने हो गए हैं, ये किस तरह हो गया, क्योंकि
जो इतनी बड़ी सुनामी जब आती है तो जाहिर है बाहर भी नजर आना चाहिए था चुनाव के दौरान, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि कोई बहुत ज्यादा फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं था महागठबंधन के लिए, लेकिन उनके खिलाफ भी नहीं था। लेकिन जिस ढंग से वहां पे वोटिंग हुई है तो उससे यहाँ पे जो है शंका बढ़ी है लोगों की। ना, तुम्हारा बात से हम एक दूसरा चीज पुष्टि करना चाहते हैं। जैसे बंगाल में लोग सोचा भी नहीं था कि बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके 2016 में उसका 5-7% वोट था, 3 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन 18 में 2019 में उसका 18 लोकसभा सीट जीत गया। और इसका बाद उसका वोट परसेंटेज 38-40% हो गया, लेफ्ट का घट के 5% आ गया। क्योंकि आरएसएस का जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल में भी केरल में भी, वो इतना सक्रिय है। बंगाल में तो 5 टाइम्स बढ़े हैं, 1000 से लेके इस लास्ट 15 ईयर्स में वो तो 6000 हो गया। केरल में भी शाखा बहुत है उसका, हर जगह हम भी देख चुके हैं, आप भी जानते हो। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, जो टारगेट सेट किया है वो जानबूझ करके ही करते हैं। अगर कोई 25% या टारगेट सेट कर देता है और 30% का मतलब जो पूरा की पूरा जो इलेक्शन का आपका जो गणित है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। अभी लेफ्ट सोच रहा है कि हम कांग्रेस का मुकाबला कर रहा है, कांग्रेस सोच रहा है हम लेफ्ट के साथ मुकाबला कर रहा है, और एसआईआर करने के बाद अगर ऐसा गणित आ जाए तो पूरा गड़बड़ा ही जाएगा। अच्छा, एक बात कहो, तुम तो बहुत सारे साल 3 दशक से लेफ्ट कवर करो, प्रकाश को जानते थे, सीताराम को जानते थे, पिनाराई को जानते हैं, पहले अच्युतानंद का भी इतना क्लोज थे, और सीपीएम का इतना दिन से आज तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ से तुम्हारा सीपीएम का पॉलिटिक्स देखते रहते हो। बंगाल लाइन केरल लाइन अलग से कहते हैं। जैसा बंगाल का जो सीपीआईएम है वो एसआईआर का उतना विरोध में तो है नहीं, उसका एक ही कहना है एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी जो बोगस वोट डेड वोटर रखे हैं और फॉल्स वोटिंग करता था उसका निकाल दिया जाए और थोड़ा टाइम बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी साउथ इंडिया में, अभी बंगाल में तो सीपीएम 0 हो गया, साउथ इंडिया में सीपीएम बचे है, चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरल में हो, और इसी का बलबूते पे सीपीएम चल रहा है। लेकिन ये पॉलिट ब्यूरो का जो स्टेटमेंट है, मेरा पार्टी का कई जानकारी का लोगों का साथ बात हुआ, उनका कहना है देखिए केरल लाइन जो है वो सही दिशा पे बोल रहा है और पॉलिट ब्यूरो उसी का लाइन बोल रहा है। बंगाल के समझ में नहीं आ रहा है। क्या लग रहा है आपका, बंगाल और केरल जो लाइन है व्हाई इट इज सो डिफरेंट? क्योंकि आप बहुत क्लोज से सीपीएम को ध्यान से रिपोर्टिंग किए हो, और पार्टी का एक जमाना में स्टूडेंट लाइफ में भी आप एसएफआई के साथ जुड़ा हुआ भी था। तो क्या लगता है एसआईआर जो सही मायने पे जो पॉलिट ब्यूरो और केरल लीडर देख रहा है, वो बंगाल लोगों का अंदाज नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? देखिए क्योंकि केरला के अंदर एक चीज जुड़ जी देता है, स्टैलिन पे उसी लाइन पे विरोध किया था और कर रहा है जिस लाइन पे पिनाराई विजन कर रहा है। जी प्रसूंदा, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले यहाँ की वामपंथी पार्टियों को, वाम मोर्चे को भी ये लगता था कि कांग्रेस जो बीजेपी का जो यहाँ पे लगातार जो बढ़ रही है उससे कांग्रेस को नुकसान होगा, ऐसा उनका मानना था एक टाइम में, कि जो इनका बढ़ोतरी हो रही है वोटों में वो ट्रेडिशनली जो कांग्रेस के सपोर्ट बेस है उसके अंदर हो रही है। लेकिन पिछले 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ है उसने मुझे लगता है कि वामपंथी पार्टियों की, वामपंथी नेताओं की आंख ज्यादा खोल दी है। क्योंकि अच्छा। आपको पता है कि जो सीपीएम के गढ़ हैं जैसे आलापुरा, कोल्लम के, त्रिवेंद्रम जिला के कुछ एक बहुत ही शक्तिशाली जो केंद्र थे सीपीएम के, वहां पे जो है बीजेपी ने सेंध मारी है लोकसभा इलेक्शन के दौरान। और उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि ये खतरा सिर्फ कांग्रेस को नहीं है। जो अभी तक ये मानते थे कि हो सकता है कांग्रेस को बहुत ज्यादा खतरा होगा, कांग्रेस कमजोर हो जाएगी केरला के अंदर और वामपंथी पार्टियों को उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो मामला है वो अलग सा अब नजर आने लगा है। और आपको ये भी बता दूं कि करीब 10 सीट ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर आई है केरला में, जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर जो अच्छा। असेंबली सेगमेंट्स हैं। और ऐसे ही कितनी सीटें हैं जहां पे दूसरे नंबर पर आई हैं। और उन इलाकों में जहां पर जैसे आलपुरा, जो कि बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है सीपीएम का, हाँ। जहां से बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं, अच्युतानंद जैसे बहुत बड़े महान नेता पैदा हुए हैं और एक सबसे बड़ी क्रांतिकारी भूमि मानी जाती है, तो वहां की विधानसभा सीटों में भी करीब 1 लाख वोट जो है ज्यादा इन्होंने, बीजेपी ने इस बार पाया है। तो अब सीपीएम जो उसके बाद जो बैठकें हुई है उसमें थोड़ा उनको लगा है कि नहीं, ये खतरा जो है ये सबको है और ज्यादातर सीपीएम को भी है। इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं बताना चाहता हूँ, जो
सीपीएम का जो एक पिछड़े वर्ग का एक सपोर्ट बेस है केरला के अंदर, हाँ, खासतौर पर जो एड़वा, जो हाँ, ईडवा कम्युनिटी है, वो एक हाँ, बहुत बड़ा वर्ग है केरला के अंदर। उनकी जनसंख्या भी करीब 26% के आसपास है केरला में, और हिंदुओं में सबसे बड़ा समुदाय है हिंदुओं में केरला के अंदर। और वो जो है हमेशा से ट्रेडिशनली सीपीएम का एक बैकबोन रहा है केरला के अंदर। और उन इलाकों में भी जो है बीजेपी कामयाब हुई है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी ने उस एक ऐसी पार्टी के साथ वहां पे गठबंधन किया है, बीडीजेएस, जो कि ईडवा कम्युनिटी के लीडर्स ने खड़ी की है केरला के अंदर। तो अच्छा, उसको भी अच्छा, साथ मिलाकर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ईडवा कम्युनिटी के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है लेफ्ट के, उसके अंदर सेंध मारने की वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और जो चीज बीजेपी केरला में कर रही है, वो माइनॉरिटीज के अंदर मुस्लिम्स को तो उन्होंने अलग कर दिया है, लेकिन ईसाइयों के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में वो जो है काफी कोशिश कर रही है। और क्रिश्चियंस आपको पता है 19.5% है। तो अगर उसके बीच में अगर वो कुछ इन्फ्लुएंस वो ले सकती है, तो उसका बड़ा असर पड़ेगा, जो कि त्रिशूर लोकसभा इलेक्शन में हमने देखा कि क्रिश्चियंस का एक हिस्सा जो है उसने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से वहां पे सीट भी हासिल हुई। तो अच्छा, ऐसे खतरे बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं। और अब जो है सीपीएम भी सोच रही है कि नहीं, ये जो खतरा है बीजेपी का केरला के अंदर, वो केवल कांग्रेस के लिए नहीं, और ये सीपीएम के लिए और वामपंथी पार्टियों के लिए भी है। और इसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूं, जैसे आपने कहा कि केरला में जो है संघ परिवार आरएसएस बहुत शक्तिशाली है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा शाखाएं जो हिंदुस्तान में कहीं लगती है, तो वो केरला में लगती हैं। और साथ ही यहाँ पे जो इनके आइडियोलॉजिकल जो सपोर्ट बेस है, वो बहुत मजबूत है। तो इसलिए ये कहना कि केरला के अंदर तो कभी बीजेपी नहीं आएगी, ये केरला तो अलग है, ये बातें जो है हो चुकी हैं। अब उसके ऊपर नहीं ये बैठ सकते हैं हाथ पे हाथ धर के कि बीजेपी यहाँ नहीं बढ़ेगी। बीजेपी केरला में एक बढ़ती हुई ताकत है। वो एक ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। और जितना जल्दी ये लोग समझेंगे, जो वामपंथ के लोग हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि ये एक बढ़ती हुई ताकत है। और उस बढ़ती हुई ताकत का जो सबसे बड़ा असर है, वो वाम मोर्चे पर ही पड़ेगा। हाँ, इसीलिए वो लोग इतना विरोध पे है। तो क्यों लगता है बंगाल में, आप इतना दूर है लेकिन इतना क्लोज से देख चुका है सीपीएम को, हम लोग कितना पार्टी कांग्रेस, करीबन 4 पार्टी कांग्रेस एक साथ कवर किया है। बंगाल का सीपीएम को जो नहीं दिखाई दे रहा है, केरल के सीपीएम को देख रहा है, खतरा का घंटी बज गया है इसी का चलते। तो एसआईआर जो हो रहा है, जैसे बिहार में एक्चुअली 80 लाख वोटर का नाम डिलीट किया गया, उसमें जी। बोला है इसका बाद फाइनली 46 लाख कम हो गया, लेकिन फिर भी सेंसस का अगर कोई प्रोजेक्शन है, उसी हिसाब से करीबन जितना वोटर होना चाहिए था 8.5 करोड़, उससे 1 करोड़ वोटर कम है। बहुत इसके लिए चर्चा चल रहा है कैसा धांधली हुआ। अभी केरल में भी क्या वोटर का नाम जो ओरिजिनल वोटर है उसको डिलीट करने का कोई साजिश चल रहा है कि नहीं? देखिए प्रसूंदा, जैसे आपने बंगाल की बात की, बंगाल में मुझे मुझे यहाँ से ऐसा लगता है, क्योंकि हालांकि मैं दूर हूँ वहां से, मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल में क्योंकि सीपीएम की हालत इतनी कमजोर हो चुकी है और इतने नीचे आ चुकी है उसका जो सपोर्ट बेस है, तो जीरो सीट, उनको उससे जीरो सीट, कोई बिल्कुल म्यूनिसिपैलिटी तो उसका हाथ में नहीं है, जीरो जी म्यूनिसिपैलिटी, जी जी। लोकसभा जीरो, विधानसभा जीरो, ओनली 5% वोट। आप ये देखिए कि जब हम लोग छात्र थे, या जब हम पढ़ रहे थे विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में, सबसे बड़ा नारा जो उत्तर भारत में लगता था, वो ये लगता था कि देश के कोने कोने को बंगाल बना के छोड़ेंगे, इस लाल किले की धरती को लाल बना के छोड़ेंगे। सबसे बड़ा नारा ये जो है, हिमाचल, हाँ, पंजाब, कहीं भी चले जाओ, नॉर्थ में, दिल्ली में जहाँ भी, सबसे बड़ा नारा ये होता था कि देश के कोने कोने को बंगाल बना के छोड़ेंगे। तो इतना मजबूत एक समय जो है वाम मोर्चा बंगाल में हुआ करता था, और सारे उस वाम मोर्चे की तरफ देखते थे। लेकिन आज की स्थिति, आप जैसे आपने खुद कहा कि एक भी सीट लोकसभा में भी नहीं है और एक भी सीट विधानसभा में भी नहीं है, और 5% के करीब जो है वो वोट परसेंटेज घट चुका है। तो ऐसे में अब तो मेरे ख्याल से वाम मोर्चा को वहां थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन उनका जो है मुख्य शत्रु है इस हालत में। क्योंकि अगर वो सोच रहे हैं कि ममता के खिलाफ बोल के एसआईआर का समर्थन करेंगे, तो उसका जो लार्जर इम्पैक्ट है वो ममता बनर्जी तक तो रुकेगा नहीं।
ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए और सारी जो जो इनका मानना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर जो हमला हो रहा है या इलेक्ट्रल प्रोसेस के ऊपर हमला हो रहा है, वो वामपंथी पार्टियों का जो पॉलिट ब्यूरो है या जो सीपीआई की जो नेशनल काउंसिल है, वो सब बार बार यही कह रही है कि ये तो एक नेशनल एजेंडा है। तो इसलिए इसको स्टेट लेवल पे सपोर्ट या अपोज करके ऐसे, मेरे ख्याल से वो कोई सही तरीका नहीं लगता है पॉलिटिकली। तो पॉलिटिकली तो उनको एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा जो कि पूरे नेशनल लेवल में उसका क्या इम्पैक्ट है, या जैसे आपने खुद कहा कि डेमोग्राफी को चेंज करने का एक वो किया जा रहा है, या फिर जो आप कह रहे हैं कि इलेक्टरल रोल से जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक को उनको चुन चुन कर उनको जो टारगेट किया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा एक इशू है, ये नेशनल इशू है। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से वामपंथी नेताओं को बंगाल में भी अपना होराइजन थोड़ा ब्रॉडन करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं ना, वो तो हमेशा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात कर रहे हैं। तो सिर्फ एक राज्य की पॉलिटिक्स के को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल इशू के ऊपर स्टैंड लेना कितना हद तक सही होगा, ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर उनको विचार करना पड़ेगा। अच्छा, एक मेरा छोटा सवाल है। बंगाल में जी हम लोग देख रहे हैं हर जगह, हर बूथ का ऊपर एक वोटर के हेल्प करने के लिए एक डेस्क लगाया तृणमूल से। सीपीएम भी कोई जगह कुछ जगह लगाया। जैसा अनपढ़ है, अनएडुकेटेड है, केरल में तो लिटरेसी है, सब अच्छा है, लेकिन इधर तो है उतना अनएडुकेटेड है, फॉर्म भरना भी नहीं आता है। और जो लोग एडुकेटेड है, हम खुद फॉर्म भरने के लिए मेरा गलती हो गया, काट कुट करना पड़ा, फिर जेरोक्स कॉपी में फॉर्म डाला। केरल में भी ऐसा भूटान लोगों को लिए हेल्प करने के लिए सीपीआईएम हर बूथ का आसपास, हर मोहल्ला का आसपास कोई एक टेबल लगाया, कोई कैंप लगाया कि नहीं? ये कांग्रेस लगाया कि नहीं? जी, आप बात से सही कर रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस था, मुझे भी बड़ी परेशानी हुई थी वो फील करने के लिए, कुछ एक चीजें समझ नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सीपीएम के वर्कर हैं, वो ग्रास रूट लेवल में जो है सभी इलाकों में हेल्प कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। उसी तरह कांग्रेस के वर्कर्स भी जो है घरों में जा रहे हैं, अपने अपने इलाकों में जो है वो जाके लोगों को हेल्प कर रहे हैं। यानी जैसे केरला के अंदर आपने कहा कि लिटरेसी सब कुछ है और नेटवर्क भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी जो ये जो फॉर्म्स है ये घर पे नहीं पहुंचाए गए बीएलओ द्वारा। हमारे अच्छा। खुद बीएलओ को बिल्कुल हमारे घर में नहीं पहुंचा, बीएलओ ने नहीं पहुंचाया, हमारे भी यहाँ पे कुछ पार्टी के लोगों ने पहुंचाया या कांग्रेस के लोगों ने पहुंचाया। तो इस तरह से बीएलओ जो है वो घरों में नहीं जा रहे हैं, जबकि शहर के बीचों बीच रहता हूं मैं तो, और यहाँ पे बीएलओ को फोन करो तो बीएलओ फोन पे नहीं अवेलेबल होता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है केरला के अंदर। तो मैं यही सोच रहा था कि बिहार और बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा, जो जो काफी दूर दराज के क्षेत्र हैं उत्तर भारत में सब जगह, वहां पे कैसे ये काम चल रहा होगा। तो केरला जैसी जगह में भी बीएलओ नहीं जा पा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा। तो लेकिन जैसे आपने कहा कि क्या राजनीतिक पार्टियों के वर्कर इसमें सहायता कर रहे हैं, जी कर रहे हैं। केरला के अंदर थोड़ा सा एक्टिव है जो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स हैं, वो अपने अपनी मार्किंग करके अपने हिसाब से जो है अपने लोगों को हेल्प कर रहे हैं, फॉर्म्स बंटवा रहे हैं, वो चल रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ, केरल सीपीआईएम का एकदम खास तरीके से बेबी का या अभी पार्टी सेक्रेटरी गोविंदन का, उसका स्टैंड क्या है एसआईआर के बारे में? जैसा मेरा एक साउथ इंडियन निर्मला सीतारमण का हस्बैंड पराकला प्रभाकर के साथ मेरा बात हो रहा था। उनका कहना है जो देखिए आने वाला जो डिलिमिटेशन होगा, और सब लोग जानते भी है, साउथ इंडिया का सीट सबसे ज्यादा कम हो गया। पराकला भी साउथ इंडिया का ही है, बोला केरल में कम हो जाएगा क्योंकि उसका तो वो एक्चुअली पॉपुलेशन कंट्रोल किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हर जगह कम हो जाएगा। और उसका एक डिजाइन भी है बीजेपी का, जहां कम हुआ एक तो कम, दूसरा कुछ जो दलित लोग है, जो अपर कास्ट है हर जगह का, हिंदू अपर कास्ट, वो बीजेपी का सपोर्ट चाहे तमिलनाडु में भी हो, केरल में भी हो, आंध्र प्रदेश में भी हो, कर्नाटक में भी हो और तेलंगाना में भी हो, उसका दिमाग में बीजेपी बस गया है। ऐसा नहीं है, दूसरे कोई सोचता भी नहीं है। बाकी जो लोग चेंज करता है एकदम समाज का नीचे निम्न वर्ग, जो एकदम डाउन ट्रेडर, उसका नाम डिलीट करने के लिए, कुछ नाम डिलीट करने से ही तो चुनाव नतीजा चेंज हो जाएगा। और केरल में तो हर सीट का फैसला 100, 200, 500, 1000 वोट का नतीजा इधर उधर होने से लगता है। तो बीजेपी का या ये तरीका है कुछ, चूंकि ये अभी तक जो कह रहे हैं लोग, ये 2026 का महीने में या फरवरी महीने जो फाइनल लिस्ट आएगा,
उसी का हिसाब में चुनाव होगा। तब मान लो कुछ नाम काट गया होगा और इसी का तो फायदा सीधा मिलेगा। अब बीजेपी का 19% है, टारगेट 25% है, तो वो ज्यादा कुछ टारगेट दिया भी नहीं। बंगाल में तो टारगेट बहुत कठिन था, असम में भी तो टारगेट बहुत कठिन था, त्रिपुरा में तो टारगेट और कठिन था, लेकिन ये हर जगह टारगेट हासिल कर लिया। और अभी बिहार में केरल में भी तो हासिल करना आसान लगता है, क्योंकि बीएलओ जो है वो कोई पॉलिटिकल रूप से कुछ काम कर रहा है ना निष्पक्ष रूप से काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल हेलो हेलो। जी सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी ने तो कह दिया है कि ये जो बड़ा क्लैंडस्टाइन तरीके से किया जा रहा है, एसआईआर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और ये किसी तरह से जो है बीजेपी को केरला में जिताने की कोशिश की जाएगी, ऐसा उन्होंने साफ कहा है। साफ स्टेटमेंट्स यहाँ पे इशू की हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े साफ शब्दों में कहा है कि ये सिर्फ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स या जो वोटर्स लिस्ट है उसको रिफॉर्म करने की बात नहीं है, इसके पीछे अच्छा, एक बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे एक डिजाइन है, बहुत बड़ा डिजाइन है, डिजाइन है। डिजाइन। ऐसा यहाँ की सीपीएम बड़े खुल के बोल रही है। सीपीएम ने यहाँ पे जो है प्रस्तावना में अपने साफ रखा है ये सारी चीजें, और उनका ये मानना है कि जिस तरीके से अमित शाह ने 25% का जो एक वो टारगेट दिया है, तो उससे उनको ये लगता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ चल रहा है। वो तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि अमित शाह का जो ये स्टेटमेंट है ये अलार्मिंग है, इससे आप लोग सब सचेत हो जाइए, ये वैसे दिया गया स्टेटमेंट नहीं है, पिनराई विजयन का ये कहना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है जो वामपंथी पार्टियां हैं उसके मन में चल रहा है, लेकिन क्या वो इसको रोक पाएंगे, किस तरह से इसका विरोध कर पाएंगे, वो उसके बारे में कोई अभी तक कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। और ये तो पूरी तरीके से चल ही रहा है, जैसे आपने कहा कि फरवरी में आएगी लिस्ट, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा, उसके बाद क्या कर पाएंगे? या फरवरी या मार्च में जब इलेक्ट्रल जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें कुछ नहीं कितने कर वोट पाएगा। कटे, कुछ नहीं कर पाएगा बिल्कुल। तो अप्रैल हो सकता है चुनाव भी जल्दी करवा दें, क्योंकि अप्रैल में भी हाँ, चुनाव करवा सकते हैं। अप्रैल करवा में भी सकते हैं। मई तक टाइम है ना, मई 2026 तक समय है, लेकिन अप्रैल के अंदर भी चुनाव करवाया जा सकता है। तो अगर फरवरी मार्च के टाइम में अगर कुछ हो गया तो उसके बाद क्या कितना टाइम मिलेगा उसमें कोई चेंजेस लाने के लिए? तो ये एक बहुत बड़ा सस्पिशन लोगों के बीच में तो है ही है। यहाँ की आम जनता भी इसको थोड़ा क्लोजली देख रही है, साथ में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसको देख रही हैं। लेकिन जैसा इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि हम इसको नहीं रोकेंगे, तो इसी तरह चलेगा। तो उससे ये लगता है कि अब इनके पास रास्ता तो कोई और है नहीं, यही देखना पड़ेगा कि हर जगह इनको अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो बूथ वाइज अगर इसको देख पाए, वही एक चारा बचता है। और पता नहीं वो कितना इनके लिए कामयाब होगा, क्योंकि कितने लोग इसमें से निकाले जा रहे हैं, कितने जोड़े जा रहे हैं, उसी के ऊपर जो है पूरा खेल निर्भर करेगा। मेरा अंतिम प्रश्न है, आप इतना नजदीक से देख रहे हो, केरल में हमेशा एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ होता है। पिछले साल एक बार बिजॉन रिटर्न के आ चुके थे, एक ही बार हो चुका है। तो आपको क्या लग रहा है इस बार नतीजा? कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है सोच रहा है जो कांग्रेस का हाथ में आ जाएगा केरल, और सीपीएम कोशिश है जो फिर दोबारा तीसरा बार ये वापस आ जाए, और बीजेपी का कहना है कोई प्रकार से हंग असेंबली हो जाए या हमारा सीट बढ़ जाए। तुमको क्या लग रहा है, माने अभी तो अनुमान कैसे लग रहा है? बस देखिए माने थोड़ा से। जी, अभी जो हालत है, उसमें एक बात तो साफ है कि पिनराई विजयन सबसे शक्तिशाली नेता तो हैं ही है केरला के इस वक्त। और आपको पता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के जाने की वजह से AK एंटनी ने तो एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया है, उम्मन चांडी अब नहीं रहे हैं, वो बहुत बड़े मास लीडर थे कांग्रेस के। तो कांग्रेस के अंदर जो अभी की दूसरी लीडरशिप आई है वो सब सेकंड लाइन लीडरशिप है, और उनके आपस में ही बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं कि अभी से ही वो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अभी तो चुनाव जीतना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही वो शशि थरूर उसमें बीच बीच में कोई ना कोई प्रश्न उठाते रहते हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो वाम मोर्चा एक काफी यूनाइटेड एक मोर्चा दिख रहा है, और उसकी सरकार ने काफी काम भी किए हैं, जो उन्होंने सोशल वेलफेयर स्कीम्स या जो जैसे आजकल लाभार्थी की बात होती है हर जगह, हाँ तो ऐसी हाँ। कई, हाँ वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है केरला के अंदर। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए हैं, या जो पेंशनर्स हो गए हैं, या जो गरीब लोग हैं, अभी अति गरीब लोगों को जो है उन्होंने बिल्कुल वो जीरो कर दिया है केरला के अंदर, एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। तो ऐसी कई पॉजिटिव चीजें जो है
पिनराई गवर्नमेंट के फेवर में जाती हैं केरला के अंदर। और अगर कांग्रेस को इसको वाम मोर्चा को चैलेंज करना है तो सबसे पहले तो उनको अपने घर को यूनाइट करना पड़ेगा और सबसे पहले उनको अपने आप एक एकता दिखानी पड़ेगी और लोगों के सामने एक ऑल्टरनेट के रूप में क्या आप प्रेजेंट कर रहे हो, क्या वो इफेक्टिव है, क्या ये लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा, वो बहुत बड़ी बात है जो अभी तक नजर नहीं आई है। अभी तक तो ये है कि ये जरूर है कि उन्होंने सारे बाई इलेक्शन, ज्यादातर जो बाई इलेक्शन हुए हैं इस दौरान पिछले 2-3 हाँ। साल के अंदर या 5 साल के अंदर, उसमें सारी जीत जो है उनकी हुई है बाई इलेक्शंस में। तो मैं तो यही कहूंगा प्रसूनदा कि जो अभी अगले महीने जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने वाले हैं उसमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा। हालांकि ट्रेडिशनली लोकल बॉडीज में जो है सीपीएम का अपर हैंड रहता है, सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज में जो है कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती है। तो अगर ग्राम पंचायत में 940 करीब ग्राम पंचायतें हैं केरला के अंदर, पिछली बार करीब 500 के करीब जो है सीपीएम जीती थी और जो कांग्रेस है वो करीब 350 जीती थी। तो अगर उससे नीचे कांग्रेस जाती है तब तो मुश्किल हो जाएगा। अगर वो मेंटेन भी करती है या उससे थोड़ा ज्यादा ले पाती है तो उससे इंडिकेशन थोड़ा सा मिल सकता है कि वो फाइट में है। तो जो सेमीफाइनल है लोकल बॉडी इलेक्शंस का, उसमें थोड़ा सा एक पिक्चर मिल जाएगी। अभी एक हफ्ते के बाद मिल जाएगी दिसंबर 14 तारीख को रिजल्ट आने हैं तो उस दिन बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या है। एसआईआर भी चलेगा और उधर चुनाव भी चलेगा, ऐसे किस प्रकार से चलेगा? उस दिन हॉल्ट होगा शायद एसआईआर काम? नहीं, उससे पहले वो एसआईआर का प्रोसेस तो उससे पहले बंद हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तो एक्सटेंड कर दिया ना। तो लेकिन फिर भी जो मेन प्रोसेस है, जो ग्राउंड में जो काम होगा वो हाँ। तो तब तक बंद हो जाएगा। ना ग्राउंड का काम ही तो अब 15 तक कर दिया ना, 11 तक हाँ तो जी, अभी अभी जो कर दिया 11 तक। चुनाव कब है? जी। चुनाव चुनाव तो कब है? 9 तारीख को, 2 फेज में है ना, 9 तारीख और 11 तारीख को। तो 9 तारीख 11 तारीख तक तो एसआईआर का बीएलओ फॉर्म भरेगा। जो नोटिफिकेशन आया है और 4 9 तारीख था ना लास्ट डेट, 4 ना, तारीख था। वो तो एक्सटेंड अब कर दिया ना। नहीं, अब अभी एक्सटेंड तुरंत कर दिया, अब एक्सटेंड कर दिया। करके 11 तारीख तो तक फॉर्म भर सकता है, 3 तारीख जी, स्क्रूटिनी और 15 तारीख ड्राफ्ट लिस्ट। तो चुनाव का हाँ, टाइम में भी वही एसआईआर का काम चलेगा जो बिल्कुल। बार बार कर रहे थे जो इलेक्शन कमीशन। पहले इलेक्शन चेंज होता था शादी का डेट देखते हुए। हमको याद है जी, बंगाल का चुनाव में शादी था तो डेट चेंज हो गया इलेक्शन कमीशन का। और अभी लोकल बॉडी चुनाव हुआ है तो गणेश कुमार जो है वो एक गुरु है, वो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई सरकार का। अभी जी। ऐसे ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोग का साथ रहने के लिए। शायद हम लोग आप लोग और दर्शक को बताते हैं गिलवेस्टर को आने वाला दिन में फिर मिलेंगे और उनका जो एक्सपीरियंस है शेयर करते थे। सबको धन्यवाद, नमस्कार। गिलवेस्टर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, धन्यवाद।